नमस्कार। भाषा साइको एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं पुराना वीडियो आपने देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, व्याख्या के साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे, तो रिवीजन का भी टाइम चल रहा है, तो रिवीजन भी कर लीजिए अब। और इसमें आपका भाषा साइको एकेडमी पूरा सहयोग करेगा। इसके लिए पहले तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक उद्देशिका से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो किसमें होता है? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में ही प्रतिबिंबित होता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। ओके, और नोट में क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वो तीन चीजें कौन सी जोड़ी गई थी? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ओके, ये तीन शब्द उद्देशिका में जोड़े गए थे। याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या मेन इनका लक्ष्य होता है भारतीय संविधान का? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात करता है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिकता के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए विकल्पों में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल किया गया है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का भी किया गया है, विश्वास की भी स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें वर्णन नहीं किया गया है। देखिए, केवल तीन तरीके के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। और वहीं अगर स्वतंत्रता की बात कही जाए तो किसकी कही गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसको रटने की भी जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए, आपको किसी चीज में कोई विचार मन में आ रहा है तो उसको आप अभिव्यक्त जरूर करेंगे, अभिव्यक्ति ऐसे याद रखिए। विश्वास, विश्वास है तो वहीं पर धर्म है, और धार्मिक है अगर आप तो उपासना भी आप करेंगे। तो ये पांच चीजें जो है इन्हें स्वतंत्रता के दायरे में रखा गया है। ओके, और वहीं समानता में अगर बात कही जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर की, इसमें समानता की बात कही गई है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ये कहा है के.एम. मुंशी जी ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। इस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यह कहा गया था बेरोबारी, जो यूनियन का मामला था 1960 में, उसमें कहा गया था। इसमें कहा गया था कि जो उद्देशिका प्रस्तावना है यह संविधान का क्या है? हिस्सा नहीं है, इन्होंने कहा था। लेकिन फिर बाद में 1973 में एक मामला आया था, कौन सा? केशवानंद भारती का मामला, याद होगा आप सभी को। केशवानंद भारती और केरल राज्य का मामला था, जिसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये जो निर्णय था बेरोबारी का, इसको पलट दिया और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह बात कही गई थी, और इसको जो मूल रूप से कठोरता के साथ लागू करवाया गया था तो केशवानंद भारती मामले में इसको माना गया था पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या और कहां-कहां देखने को आपको मिलेगी? एक तो मूल अधिकारों में भी देखने को मिलेगी, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में देखने को मिलेगी, और तीसरा मौलिक कर्तव्य। इन तीन जगहों पर आपको जो प्रस्तावना में
वर्णित है वही आपको मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में भी जगह जगह देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये भारत का संविधान ही, प्रस्तावना जो है, संविधान की जो प्रस्तावना है यही उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कर रहा होता है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात कही गई है। न्याय मैंने 3 बताए थे, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई थी। ओके, जैसा कि यहां पर आपको दिखाया गया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधि प्रभाव नहीं होता है। ओके, ये जो उद्देशिका होता है ये संविधान का भाग होता है, लेकिन उससे अलग होकर इसका कोई भी विधि कानूनी प्रभाव नहीं रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कथन जो कि सही दिया गया है, सामाजिक समानता संविधान में क्या है? प्रत्याभूत किया गया है। सामाजिक समानता की बात कही गई है, सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट, शासन प्रणाली पर। राज्य शब्द में सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है राज्य शब्द, बताइए। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, वही होता है राज्य। ओके, अब देखिए जो राज्य होता है, प्रमुख इसमें जो तत्व होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं? एक तो आता है व्यक्ति और जनसंख्या ही आ जाती है इसमें। ओके, दूसरा क्या आ सकता है? सरकार या सत्ता आ जाती है राज्य के दायरे में, सरकार या सत्ता। तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है? इसमें आ जाता है निर्धारित सीमांकन वाला जो भूभाग होता है, वो भाग आ जाता है इसमें। और चौथा जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, संप्रभुता। बिना इसके आप अपने व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको घरेलू और बाह्य निर्णय के संदर्भ में पूरी स्वतंत्रता रहती है। आपकी संप्रभुता तभी तो कायम रहेगी जब आप स्वतंत्र तरीके से, अपने तरीके से कोई काम कर सके, एक कानून के दायरे में रहते हुए। ओके, तो ये जो संप्रभुता होती है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ओके, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ओके, कार्यपालिका पर पूरी तरीका से विधायिका ने संसद का नियंत्रण होता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार जो होता है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा वो हटाई जा सकती है। ओके, और अगर हम कहें तो जैसे कि आप 75(3) में आपने देखा ही होगा, क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति एक रूप से उत्तरदायी होता है। ओके, तो यहां पर संसदीय व्यवस्था की बात कही जा रही है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है भारत के मामले से? तो देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली के मामले में भारत की जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। ओके, क्योंकि ब्रिटिश में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, बिल्कुल अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल इस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? और भिन्न भी है भाई। जहां एक विधि निर्माण का संबंध है, कानून बनाने की बात कर रहा है, विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, ये कहा गया है। किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित होती है। ओके, एक दायरे में रखी गई है। नेक्स्ट, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले, जो उसके संशोधन का मामला आ जाता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, क्योंकि वो फिर संवैधानिकता का जो मामला आता है वो उच्चतम न्यायालय के दायरे में आ जाता है, वो इसकी देखरेख कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) के तहत अभी बताया था आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। क्या क्या होते हैं राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, भारत के बारे में कहा गया है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल, और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ओके, जनता जब चाहे जिसको चाहे सरकार बना सकती है, सरकार गिरा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान के तहत ही। संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होता है, ओके, वही कहलाता है क्या? संवैधानिक सरकार कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा। अब इसमें जैसे कि संविधान की जो संवैधानिक सरकार की जो शक्तियां होती है संविधान के तहत ही क्या होती हैं? पूरी तरीके से परिसीमित होती हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें ऑप्शन में अगर ये दिया रहे अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, तो ये गलत है। इसका राइट जो आंसर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है, कल्याणकारी राज्य की जो बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? बिल्कुल कल्याणकारी राज्य की ही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो जैसा कि आपको मालूम ही है, जनता होती है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होता है? आधारभूत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहा है तो एकल कार्यपालिका होती है। संविधान की कठोरता नहीं होती है, वो संघात्मक में चला जाता है। व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता भी नहीं होती, वो भी संघात्मक में चला जाता है। और शिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना, ये भी इसके दायरे में नहीं आती है। केवल एकल कार्यपालिका जो होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की एक आधारभूत तत्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है क्या होती है? सेम वही जैसा कि आप अमेरिका में देख लेते हैं, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी कि संसद को भंग नहीं कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, प्रजातंत्र बताइए, नाम से ही छुपा है, प्रजा की बात की जा रही है। जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि प्रजा को सरकार को चुनने और बदलने का पूरा पूरा अधिकार है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है इसको साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को और भी अधिक क्रियाशील बना रहा होता है। यही हमारे लोकतंत्र का एक अहम पॉइंट है, गुण है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, गणतंत्र जो होता है इसका मतलब जो हमारे यहाँ का जो मेन होता है, जैसे कि कौन होता है राज्य का या राष्ट्र का मेन प्रमुख व्यक्ति, वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं। याद है? क्या ये वंशानुगत होते हैं? बिल्कुल नहीं, इनको अप्रत्यक्ष तरीके से जो होता है चुना जाता है। ओके, तो हमारे यहाँ जो भारत है, भारत एक गणतंत्र है और इसका मतलब ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ओके, यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं, एक अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित किए जाते हैं राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राज्य बोले या राष्ट्र बोले, उनका जो अध्यक्ष जो मेन होता है वो राष्ट्रपति ही मान लिया जाता है। ओके, राष्ट्रपति ही पहला व्यक्ति। किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित होता है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है? परिसंघीय है, इसमें शक्तियों का वितरण किया गया है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? कौन सा मेन अंतर होता है? वो है न्यायिक समीक्षा, जो कि ब्रिटेन वाले में नहीं देखने को आपको मिलेगा। सही कथन बताइए, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल। ओके, और दूसरा, भारत एक संघीय राज्य है। वैसे तो एक संघीय राज्य आप कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको सही मायने में कहा जाए तो भारत जो होता है एक
पूर्ण संघ ना होकर के एक अर्ध संघ के दायरे में आता है। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यही इसको संघीय पॉइंट को और दर्शा रही होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक भारत के संघीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, नहीं है। इकहरी नागरिकता। ओके, ये जो होता है संघीय लक्षण में नहीं रखा गया है। ये किसमें आता है? एकात्मक लक्षण के दायरे में आता है। बाकी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये संघीय लक्षण में आता है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी उसी के दायरे में आ जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि मेन होता है वो तो संघीय लक्षण के दायरे में आता ही है, लेकिन इकहरी नागरिकता ये एकात्मक लक्षण के दायरे में आता है, ये भी याद रखिएगा। दिए गए कथन सत्य है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित किया जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल जोड़ा गया है, अभी मैंने आपको बताया था। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? तो ये किया है महात्मा गांधी जी ने और जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। दोनों लोगों ने किया है, महात्मा गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जी ने। दल विहीन प्रजातंत्र, इनका यह मानना था कि जैसे कि दलों में कुछ त्रुटियां आ सकती हैं। ओके, कि इनका कहना था कि जो दलीय व्यवस्था है इनमें दोष हैं कुछ, इसीलिए क्या होना चाहिए? एक दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए ताकि लोकतंत्र को और बढ़ावा मिल सके, इसलिए इन्होंने दल विहीन प्रजातंत्र की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन जो कि सही दिए गए हैं, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना शामिल है। वहीं दूसरा पॉइंट है, विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। भले हमारे भारत में कितनी भी विविधताएं क्यों ना हो, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? एक अटूट संबंध है, इसमें कहीं भी आपको विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ये एक तरीके से क्या है कि हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक राष्ट्रीयता की भावना सभी के दिल में है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में, जो कि सही कथन दिया गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन का तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल, निरंतरता और परिवर्तन तो आप देखते ही रहते हैं, यही जीवन का आधार भी होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व भी समाहित हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, तीनों तत्व इसमें समाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने कहा था। ओके, और भारत का संविधान अर्ध संघीय है, ये किसने कह दिया था? ये कहा था केसी वेयर ने कहा था। इन्होंने इसको अर्ध संघीय वर्ड से नवाजा था। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान की जो प्रकृति होती है वो संघात्मक भी होती है और एकात्मक भी होती है, इसीलिए इसको अर्धसंघात्मक के दायरे में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को संख्यात्मकता के तंग ढांचे में, संविधान को संवैधानिक, देखिए संघाता, ये जो है गलत लिखा है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये होना चाहिए था इसको। तो क्या है क्वेश्चन? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, कथन है भीमराव अंबेडकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? तो ये हर्बर्ट साइमन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता, ये कुछ कथन है जो कुछ लोगों ने कहा है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ये चीज सबसे उपयुक्त बताया गया है। ओके, एक थे जॉन लॉक साहब, जॉन लॉक साहब, इनका कहना था कि जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो ये वर्ड जो है वहीं से आया है, यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स का यह कथन है, यह अवधारणा विकास प्रशासन की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फेयोल, फेयोल होगा, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है W.B. डॉनहम के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि सरकार एवं उनके जो 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनका जो स्रोत होता है वो संविधान ही होता है तथा ये जो होते हैं संविधान में निहित उपबंधों के अधीन ही क्या कर रहे होते हैं? कार्य कर रहे होते हैं। जो संविधान में कहा गया है उसी के हिसाब से ही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने कार्यों का निर्वहन करती रहती है, तो इसीलिए इसको सीमित सरकार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो स्वयं को पूर्णता विकास करने का अवसर, पूर्ण विकास करने का जो अवसर होता है, यही आप स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है। भाई समानता कब मिलेगी किसी को? जब किसी को कोई विशेषाधिकार ना दिया जाए, वरना अगर किसी को आप विशेषाधिकार दे देंगे तो वो तो अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा। इसीलिए अगर किसी को विशेष अधिकार रहेगा ही नहीं तो हर किसी को समान दृष्टि से देखा जाएगा वहां पर। तो यही चीज इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी? तो वो था प्रतिवेदन नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। ये था इसका सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो 1980 के दशक में ये खिसकी है। ओके, क्या हुआ था कि यद्यपि जो मतलब जैसे 1960-70 का जो दशक चल रहा था, देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का क्या होने लगा था? उभार होना शुरू हो गया था। कुछ राज्यों से तो कांग्रेस मतलब कि क्या कहेंगे कि कांग्रेस जो होता है, कुछ राज्यों से कांग्रेस के हाथ से कुछ राज्य निकल गए थे, ऐसे बोलेंगे सही वर्डों में। फिर यही चीज उसमें देखने को मिलने लगा था। तो 1980 के दशक से संघवाद की ओर थोड़ा सा ये खिसकना, केंद्रीयता से संघवाद की ओर से खिसकते हुए देखा गया था। आप समझ गए ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 में अपनाया गया था जन गण मन। डेट बताइए। डेट था 24 जनवरी। लास्ट बैठक हो रही थी संविधान की, याद है कुछ? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था। 52 सेकेंड जिसका टाइम पीरियड होता है गाने का। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो ये 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को, ओके, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया था राजकीय चिन्ह, जिसे कहां से लिया गया है भी याद रखिएगा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सिंह स्तंभ देखे हैं ना, 4 सिरों वाला, वही 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अच्छा ये बताइए, जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? वो होता है 3:2 का होता है, याद रखिएगा। ओके, और तीलियां तो आपको मालूम ही होंगी, 24 तीलियां होती हैं इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में सही कथन कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय जो पंचांग है ये शक संवत पर आधारित है। शक, ये विक्रम संवत पर बिल्कुल नहीं आधारित है, शक लगाइएगा। और राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और चैत्र का पहला दिन 22 मार्च ही होता है, कहीं कहीं 21 मार्च भी पड़ जाता है, तो याद रखिएगा वैसे ही है, 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था।
चलिए अब जानते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन है। ओके, राज्यों का संघ है एक। याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में यह बात कही गई है। भारत के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 के तहत ये दिया गया है। वहीं जो अनुच्छेद 2 होता है उसमें कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की जो शक्ति है वो संसद को प्रोवाइड की गई है। ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और 1 में तो आपको मालूम है संघ का नाम, उसके राज्य क्षेत्र, इनका बात कही गई है। और संसद और भारतीय संसद को नए राज्यों को बनाने, इतना ही नहीं, राज्यों का निर्माण करने का हो गया, क्षेत्रों की सीमाओं की बात हो गई, या नाम परिवर्तन की बात हो गई। ये सब अनुच्छेद 3 में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी शक्तियां किसको दी गई हैं? संसद को दी गई हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, किसमें निहित होती है? संसद में निहित होती है। अभी आपको बताया था, 2 में बताया था ना, अनुच्छेद 2 के तहत। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। किसके? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा ही उसे पारित होना अनिवार्य होता है। नोट में देखते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये नहीं कि संसद जो है राज्य की अनुमति भी मांगना शुरू कर देगी। वो मूड हुआ तो वो अपने हिसाब से जो है नए राज्यों की सीमाओं को बता सकती है, बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा? बिल्कुल नहीं, राज्य तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, उसको ये अधिकार दिया ही नहीं गया है। ये अधिकार किसको दिया गया है? अभी बताया था अनुच्छेद 3 के अनुसार ये अधिकार संसद को केवल दिया गया है, राज्य को नहीं। बाकी हाँ, सारे नए राज्यों के निर्माण के संबंधित जो उपबंध है, ये अधिकार जो होता है, मतलब इसके लिए जो ऑप्शन है ये वाला सही माना जाएगा। ओके, ये उपबंध इसमें शामिल नहीं है। बाकी तो अभी आपको अनुच्छेद 2-3 में बता ही दिया था, नए राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाकर क्षेत्रों को घटाना, नए राज्यों का परिवर्तन करना, ये सब इसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति को कौन कौन सी चीजें दी गई हैं जो संघ राज्य क्षेत्रों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा? तो देखिए, अनुच्छेद 240(1) का के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अनुच्छेद 240(1) खा के तहत लक्षद्वीप में, अनुच्छेद 240(1) के तहत राष्ट्रपति जो है दादर नागर हवेली और दमन और दीव में, तथा अनुच्छेद 240(1) के तहत पौंडीचेरी में शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनिमय बना सकेगा। ओके, पहले देखिए, ये जो दमन और जो दीव था ये अलग था ना, फिर इसको क्या कहा जाता था? ये आ जाता था घा के तहत आ जाता था, दमन और दीव जो है। लेकिन फिर अब चूंकि ये दादर नागर हवेली और दमन और दीव एक ही में मिला दिया गया है, तो घा वाला अनुच्छेद 240(1) घा को हटा करके जोड़ दिया गया है, उसको 240(1) गा के दायरे में ही रखा गया है। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य और उनका कब गठन हुआ था? तो सबसे पहले तो हुआ था आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को, गणतंत्र दिवस के 3 साल बाद हुआ था 1953 में। गुजरात, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, 1 मई 1960 को हुआ था। फिर नागालैंड, इसको कैसे आप याद करेंगे? देखिए, पहले तो नीचे वाले हिस्से में चले जाइए भारत के। ओके, ये मैं वैसे ही एक हल्का फुल्का डायग्राम बना दे रहा हूं, आप बाकी समझ जाइएगा, वरना अभी टाइम चला जाएगा आपको। ये हमारा बन गया है। ओके, सबसे पहले बनता है आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है 1 अक्टूबर 1953 को। फिर यहां से गए गुजरात, फिर गुजरात का गठन हो रहा है 1 मई 1960 को। फिर यहां से ट्रेन पकड़िए और पहुंच जाइए नागालैंड, नागालैंड का गठन हो रहा है 1 दिसंबर 1963 को। यहां से फिर आइए हरियाणा,
हरियाणा का गठन हो रहा है 1 नवंबर 1966 को। फिर उससे थोड़ी दूर जाइए, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हो रहा है। फिर आइए फिर से वापस मेघालय में, यहां टॉप पर मेघालय मणिपुर त्रिपुरा एक ही साल में ये बन रहे हैं, 21 जनवरी 1972 को। मेघालय, इधर मणिपुर और इधर त्रिपुरा, है ना। देखिए कैसे ये बन रहा है, पहले यहां आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से गए गुजरात, गुजरात से गए आप कहां, नागालैंड, नागालैंड से फिर जंप मारा सीधे उत्तर की तरफ, हरियाणा पहुंचे, हरियाणा से आए हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से फिर आपको उत्तर पूर्व की ओर जाना पड़ेगा टहलने, मेघालय। मेघालय में 2 रात 3 दिन रुकने के बाद, ये तो बस एक कहावतें हो गई, रुकने के बाद फिर आप पहुंच जाएंगे मणिपुर। मणिपुर से फिर आप ये सीक्वेंस में चलिएगा, मणिपुर, फिर मणिपुर से आप जाइएगा त्रिपुरा। अब त्रिपुरा के बाद आप कहां जाएंगे, त्रिपुरा के बाद आपका नंबर आएगा सिक्किम जाने का। ओके, तो यहां से टॉप पे चले जाइए सिक्किम, त्रिपुरा से डायरेक्ट सिक्किम, 16 मई 1975, 22वां राज्य का दर्जा मिल रहा है इसे। फिर मिजोरम में आ जाइए, फिर यहां से नीचे वापस लौट आइए, मिजोरम, ये लास्ट में नीचे। यहां पर आप कहेंगे बहुत सर हौच पौच हो रहा है, कोई बात नहीं, यहां भी नॉर्थ ईस्ट एरिया का ही चल रहा है। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। फिर यहां से आइए, अब देखिए हौच पौच खत्म, यहां गोवा की तरफ बढ़िए, गोवा 30 मई 1987 को बन रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़, अब देखिए जो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड और झारखंड ये एक ही साल में बन रहे हैं 2000 में, लेकिन छत्तीसगढ़ पहले बनता है 1 नवंबर को, उत्तराखंड बनता है 9 नवंबर को, और झारखंड बनता है 15 नवंबर को। जिसमें जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके बनाया जाता है। ओके, और लास्ट में बनता है तेलंगाना, जो कि बनता है 2 जून 2014 को। ओके, याद हो गया, ये कितना आसान है इसे याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब, किस संशोधन के तहत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे बनाया गया था एक राज्य के रूप में। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य, एक पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्रदान कर दिया गया था, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता से, क्योंकि देखिए नागरिकता पर बहुत क्वेश्चन बनते रहते हैं। भाग 2 के दायरे में आता है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का क्या कर दे, परित्याग ही कर दे भाई, तब तो वैसे ही खो देगा, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता वो प्राप्त कर ले। ओके, ऐसा नहीं कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले तो भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा उसमें बिल्कुल नहीं जिक्र किया गया है। और ना तो आप सरकार की आलोचना करने पर आपकी नागरिकता खत्म की जाएगी, ऐसा भी नहीं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है, तो कौन होता है, संसद होता है भाई, वही सबका करता धरता। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था, 11 दिसंबर 2019 को इसे पारित किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, 11 दिसंबर 2019। अब नेक्स्ट है मूल अधिकार, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये पूरा संग्रह है व्याख्या के साथ, और जो जो उसमें से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरा हम इसमें आपके लिए लेकर आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इसमें टाइम मेहनत सब कुछ लगता है। आशा करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।